अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन का टॉपिक जो है। फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन में हमने क्या देखना होता है कि हमने आया कैथोड या एनोड ठीक प्लग किया है कि नहीं किया, या सिलेक्शन हमारी ठीक है या नहीं है। एनोड सही सिलेक्ट करना, कैथोड सही सिलेक्ट करना, ये भी एक सेल पोटेंशियल में जरूरी होता है। सेल पोटेंशियल आपने एक बात याद रखनी है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। सेल पोटेंशियल कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर सेल पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है नेगेटिव तो इसका मतलब है कि हमारा एनोड और कैथोड की सिलेक्शन गलत हुई हुई है। तो आज हम सेल पोटेंशियल हमने पिछले टॉपिक्स में देखा था कैसे फाइंड करते थे। ई कैथोड माइनस ये नोड किसी भी सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए, उसके लिए हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल दिए होते थे। दोनों कैथोड और एनोड के हम उसको प्लस माइनस करके निकालते थे। अभी हम जो है वो देखने लगे हैं कि रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं होगा। इसमें क्या देखना है, आपने सेल पोटेंशियल ही निकालना है, लेकिन अगर सेल पोटेंशियल नेगेटिव आ जाता है तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होता, और अगर रिएक्शन सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन फिजिबल होगा। इसके लिए देखें, उन्होंने आपको एग्जांपल दी हुई है स्टेनिक की। एग्जांपल नंबर 2.7 है। एग्जांपल नंबर 2.7 इक्वेशन हमें दी हुई है स्टेनिक प्लस आयरन 2 प्लस गिव्स अस स्टेनिक 2 प्लस प्लस आयरन आ रहा है। अब यहाँ इस रिएक्शन में वो पूछ रहे हैं कि ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है। इसके लिए उन्होंने हमें स्टेनिक की भी दे दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो कितना है ई स्टेनिक, वो कितना दिया हुआ है आपके पास -0.14, और आयरन का भी हमें दे दिया उन्होंने पोटेंशियल, वो कितना है हमारे पास -0.44। दो पोटेंशियल हमें दिए हुए हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये बताएं ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है। स्टूडेंट्स, इस इनको फिजिबल जो रिएक्शन आएंगे इसमें हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना। जो उन्होंने हमें कहा है कैथोड है उसी को फॉलो करना है, जो एनोड है उसी को देखना है आपने। जैसे यहाँ पर देखें, स्टेनिक किधर जा रहा है +2 में, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो फिर ये क्या हुआ, एनोड के तौर पे यूज हो रहा है। आयरन जो है वो यहाँ पर कैथोड के तौर पे यूज हो रहा है क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है। ये हमने उनका डेटा से देखना और इसी को पुट करना है वहां पे। अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आ जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब देखें, कैथोड हमने क्या यूज किया, आयरन को। आयरन का हमारे पास कितना सेल पोटेंशियल है -0.44। उसके बाद साइन माइनस की, और जो आपके पास एनोड कौन सा यूज हो रहा है, स्टेनिक यूज हो रहा है। स्टेनिक का -0.14 है। इसको सॉल्व करें, -0.44 प्लस 0.14 तो -0.3। आंसर किस में आ रहा है, सेल पोटेंशियल का नेगेटिव में आ रहा है। मैंने आपको बताया था सेल पोटेंशियल कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर सेल पोटेंशियल नेगेटिव आया तो उसका मतलब है रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। रीजन आप दे सकते हैं कि सेल पोटेंशियल कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो कंसेप्ट असेसमेंट है, वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो ये वाले जो मैंने लिखे हुए हैं इन्हीं को देख के आपने आंसर देना है। इसका मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करवाया था। जो सबसे ऊपर चीज लिखी होती है इसका इलेक्ट्रो, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, रिडक्शन पोटेंशियल।
टॉप पे लिखा हुआ है लिथियम, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -3.05। उससे आप नीचे जाते जाते हैं तो -2.38, फिर थोड़े जब और नीचे जाएं तो -1.03। मैंने थोड़े से एलिमेंट्स के लिखे हैं डिस्टेंस देकर। तो जो सबसे ऊपर वाला है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा तो वो रिड्यूस नहीं होना चाहता। रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होने का मतलब है कि वो रिड्यूस नहीं होना चाहता, वो ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है। इस तरह हम नीचे आते जाते हैं तो फिर रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता जाता है। हाइड्रोजन का 0, उसके बाद नीचे प्लस के स्टार्ट हो जाते हैं। अब उसी से उन्होंने रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, कैन मैग्नीशियम डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मैग्नीशियम है प्लस कॉपर सल्फेट, ये क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। इसका आंसर देने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाना पड़ता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें, मैग्नीशियम में लिखा हुआ है टॉप पे -2.38, यहाँ मैग्नीशियम 0 है, यहाँ पर क्या है +2। क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ। याद सुन सोच ध्यान देना है। कॉपर यहाँ पर क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। तो कॉपर, अब आप देखें ऊपर वाली चीज नीचे वाले को ना रिड्यूस कर सकती है, इसको रिड्यूस कर सकेगी, खुद ऑक्सीडाइज होगी तो दूसरे को रिड्यूस करेगी। तो इसलिए ये रिएक्शन जो है वो आ, हम कह सकते हैं यस मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस कॉपर। मैग्नीशियम जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि उसकी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ज्यादा है, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ज्यादा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या देंगे आप, यस। ऊपर वाली चीज नीचे वालों को डिस्प्लेस करती है। कॉपर यहाँ जाए तो नीचे है +0.34, ये रिड्यूस ही होना चाहता है, रिड्यूस ही होना चाहता है। यहाँ देखें ये रिड्यूस ही हुआ है। अगर रिड्यूस ना हुआ होता तो फिर हम कह सकते थे कि ये गलत हो रहा है, लेकिन यहाँ तो ये रिड्यूस हो रहा है। तो मैग्नीशियम ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज को क्या कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहती है। नेक्स्ट है, कैन आयोडीन डिस्प्लेस क्लोरीन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। आयोडीन है वो पोटेशियम क्लोराइड को डिस्प्लेस कर सकती है कि नहीं कर सकती। नेक्स्ट बात ये पूछी गई है, ठीक है। रिएक्शन मैंने लिखा है। अब आयोडीन को देखते हैं, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.54। क्लोरीन को नीचे जाके देखें तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल है 1.34, 1.34। अब आयोडीन जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो वो क्या कर सकता है जी, इसको रिड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता, रिड्यूस कर सकता है। इसका यहाँ पर -1 है और यहाँ पर क्या है 0। ये तो यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस कर सकता है, ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर फिर हम क्या कह देंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो आयोडीन का कम है एज कंपेयर टू क्लोरीन, एज कंपेयर टू क्लोरीन। सो आयोडीन कैन नॉट डिस्प्लेस क्लोरीन फ्रॉम पोटेशियम क्लोराइड। उसकी रीजन यही है। अगर हाँ ये इसको क्या कह सकता है कि ये जी ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है तो फिर आप कर सकते थे। अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ होता जैसे जो, तो फिर हमारे पास सॉरी रिड्यूस होता तो फिर तो बात ठीक थी। -1 से 0 गया, ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। ऊपर वाला नीचे वाले को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, रिड्यूस कर सकता है। ये बातें आपने जहन में रखनी है कि जो ऊपर चीज है वो नीचे वाले को क्या कर सकती है, रिड्यूस, खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेगी। अब यहाँ पर ये आयोडीन ऊपर है, क्लोरीन नीचे है। आयोडीन जो है वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, रिड्यूस तो नहीं होना चाहेगा। यहाँ तो रिड्यूस हो रहा है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नर्नेस्ट इक्वेशन।
स्टूडेंट सारा मैथमेटिकल काम है नर्नेस्ट इक्वेशन में। तो नर्नेस्ट इक्वेशन का मकसद क्या है? पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं, फिर इसका आपको बताता हूं बैकग्राउंड। E cell is equal to E naught of cell minus 0.2.303 RT divided by NF into log of oxidized species, oxidized concentration of oxidized species over reduced species। ये इसका फार्मूला है। तो नर्स इक्वेशन जो है आप पहले क्या करते थे? पहले आप स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालते थे, सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल, यानी सारी चीजें अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल निकाल देते थे। जैसे स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं हमारे पास? टेम्परेचर 298, प्रेशर 1 atm, ठीक है, और कंसंट्रेशन जो है मोलैरिटी कितनी होती है? 1 मोलर। तो हम क्या निकालते थे? सेल पोटेंशियल, लेकिन ये होता था E नॉट सेल पे। अब ये कंडीशन अगर चेंज हो जाती है तो फिर सेल पोटेंशियल कैसे निकलेगा? उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन है। नर्स्ट इक्वेशन बताती है अगर आप कंसंट्रेशन चेंज कर देते हैं तो फिर क्या इफेक्ट होगा इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल पे, वो बताता है। तो ये क्या बताता है? बेसिकली नर्स्ट इक्वेशन रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन, रिलेशन बिटवीन concentration and cell potential, ठीक है। तो जो नर्स इक्वेशन है वो हमें रिलेशन बता रही है बिटवीन सेल पोटेंशियल और कंसंट्रेशंस का। उसके बाद ये इक्वेशन जो आपने लिखी है इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करना, ये आपको करनी आती हो। इसमें देखें ई नॉट सेल क्या होगा, ये तो आपको पता है, सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस माइनस 2.303। आर यहाँ पर क्या होता है? गैस कांस्टेंट। आर क्या है यहाँ पर? गैस कांस्टेंट। तो उसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन डिवाइडेड बाय एन, तो नंबर ऑफ चार्जेस जो के फ्लो करते हैं इधर से उधर, ऑक्सीडाइज से रिड्यूस में जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखें हमने लिखी थी इक्वेशन स्टेनिक प्लस आयरन, तो क्या हुआ था? स्टेनिक आयरन प्लस, रफ सी में लिख रहा हूँ, तो देखें इधर भी दो चार्ज हैं वो इधर शिफ्ट हो गए इस पे। तो ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। रिडॉक्स इक्वेशन में जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो ये हैं। एफ यहाँ पर फेराडे कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू होती है 96,500। बाकी चीजें एज इट इज, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्पीशीज। इस तरह से ये इक्वेशन, ये वैल्यूज पुट करने से आर की, उसके बाद टी की और एफ की वैल्यू पुट करने के बाद ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाती है, जो आपके पास कितनी है? 0.59 divided by n into log of concentration of oxidized over reduced species। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमें क्या बताया जा रही है कि ये आपकी जो कंसंट्रेशन है वो चेंज करेंगे तो सेल पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। नर्स्ट इक्वेशन का मकसद क्या था
कि आपने सेल पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, सेल पोटेंशियल निकालना है और वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ना हो। अब हम आगे चलते हैं, मजीद देखते हैं कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, सेल पोटेंशियल पे। सेल पोटेंशियल मैंने आपको बताया हुआ है पिछले लेक्चर्स में, सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, ये मान लेते हैं कोई हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, Mx आइन है, इसमें Mx M प्लस आइन है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रोड है उसके गिर्द क्या जमा हो जाते हैं, पॉजिटिव आइन, और अंदर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होते हैं क्योंकि यहाँ से आइंस निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ के आते जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड के अंदर होते हैं। अब इन पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के दरमियान एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, उसको हम कहते थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अगर मैं कंसंट्रेशन ज्यादा कर देता हूँ, इस जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें मेटल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा कर देता हूँ एम आयंस की, तो ज्यादा जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा आयंस जाएंगे इधर इलेक्ट्रोड पे और वहां पर ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट करेंगे। तो फिर हम रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन ज्यादा करने से सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज होता है और कंसंट्रेशन कम करने से सेल पोटेंशियल डिक्रीज होता है। उसकी रीजन जो होती है ली शटलर प्रिंसिपल है। ली शटलर प्रिंसिपल क्या कहता है कंसंट्रेशन ज्यादा करें जिस तरफ तो रिएक्शन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल Mx है और M प्लस एक्स आइन है यहाँ पर, ठीक है, मैं इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा कर देता हूँ तो फिर रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड चलता है। तो यहाँ पर आप देखें Kc पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की ज्यादा हो, ये वाला, तो कंसंट्रेशन अगर प्रोडक्ट की ज्यादा होती है तो फिर ये ऊपर वाली चीज नोमिनेटर ज्यादा होता है, नोमिनेटर ज्यादा होने से Kc की वैल्यू ज्यादा आती है और Kc की वैल्यू ज्यादा आएगी तो जाहिर सी बात है सेल पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। तो आपने इसको किस में पुट करके देखना है, Kc को देखना है। Kc क्या है, M आइन इंटू एक्स आइन प्रोडक्ट ओवर, मैं रफ सा लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं आता, आप नेगेटिव आइन ही लिखने आपने। तो यहाँ देखें ये चीज मैं ज्यादा कर रहा हूँ, ठीक है, और ये चीज कम कर रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, Kc की वैल्यू बढ़ेगी। Kc की वैल्यू बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आपके पास सेल पोटेंशियल भी बढ़ेगा। आसान अल्फाज में क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा करने से सेल पोटेंशियल ज्यादा होता है, ज्यादा से ज्यादा आयन जो है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। अब नर्स इक्वेशन जो है उसकी उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, उसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सी एग्जांपल है और लिखने का आपको रिप्रेजेंटेशन भी आनी चाहिए। नर्स इक्वेशन ये लिखी हुई है, तो एग्जांपल हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयन। ये देखें रिप्रेजेंटेशन कैसे की हुई उन्होंने, कॉपर टू कॉपर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कॉपर टू आयंस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉपर आयंस में। ये आपको रिप्रेजेंटेशन सही करनी होती है, कॉपर आयंस किस में रिप्रेजेंट कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉपर में। तो सेल पोटेंशियल उन्होंने दे दिया सिस्टम का, इस सिस्टम का इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल कितना है, 0.34। उसके बाद व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0. अब कॉपर आयंस की उन्होंने कंसंट्रेशन दे दी है 0.5 मोलर। तो हमें चाहिए ये, असल में ये एक चीज होती है, तो ये तो वैसे फिक्स होती है, वन ही होती है, ऊपर वाली चीजें आती हैं ज्यादातर। तो हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखें ये वैल्यू दी हुई है आपके पास, सेल पोटेंशियल है, ये आपको गिवन होगा, जो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे किसी भी सेल का पोटेंशियल है वो आपको गिवन होता है, तो ये आपको गिवन होगा। और उसके बाद
कंसंट्रेशन गिवन है, बाकी चीजें फिक्स हैं। ये देखें इसमें इलेक्ट्रॉन्स पता चल रहे हैं 2 हैं, तो हम इसे पुट कर देते हैं। ई नॉट सेल कितना है 0.34 माइनस 0.59 डिवाइडेड बाय 2 की जगह लॉग n की जगह आपने 2 पुट कर देना है। 2 क्या चीज है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइज हुए हैं, और उसके बाद लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ 0.15 ऑक्सीडाइज स्पीशीज का ओवर 1। ऑक्सीडाइज्ड स्पीशी कौन सी थी, कौन सी स्पीशी ऑक्सीडाइज हुई थी, ये ऑक्सीडाइज हुई थी ना, ये तो रिड्यूस हुई है, इसकी तो हमने नहीं देखनी। ये सॉलिड बन गई तो सॉलिड की हम कंसंट्रेशन Kc की नहीं लिखते होते, ये आपने फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं। सॉलिड और लिक्विड उनकी कंसंट्रेशन जो है वो Kc में नहीं लिखी जाती, तो वो यहाँ पर मैं 1 लिख रहा हूँ, वैसे लिखने की जरूरत भी नहीं है। बाकी इसको आप सॉल्व करें, 0.34 माइनस 0.59 डिवाइडेड बाय 2 इनटू लॉग ऑफ 0.5, तो आंसर आता है 0.331 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल इसके इंतहाई आसान है, यूं समझ लें आपको मुफ्त में नंबर लेने का ये एक मेथड है। नेक्स्ट इक्वेशन आपको बेसिकली लिखनी है। इसका मकसद क्या था, कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। कंसंट्रेशन ज्यादा करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा। रीजंस क्या है कि ज्यादा से ज्यादा आयंस आकर इलेक्ट्रोड पे जमा होंगे और फिर इस तरह वहां पर रिडॉक्स प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाती है। तो इसका फार्मूला ये देखें, ई सेल, ये वाला फार्मूला ऊपर वाला जो है सिर्फ 1% यूज होता है, 99% यही वाला फार्मूला आपका चलता है। ठीक है, तो मैन आपका ये फार्मूला है जो आपने किया है, इसको सिंपलीफाई किया है। आर की वैल्यू गैस कांस्टेंट होता है, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा है आपने, 8.33 वैल्यूज होती थी इसकी, लेकिन यहाँ पर यूज होगी 8.314 मोलरिटी की वजह से। और इनटू टी टेम्परेचर है 98 के 298 केल्विन जो रूम टेम्परेचर लिया जाता है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन में यूज हो रहे हैं, और एफ फेराडे कांस्टेंट है। फेराडे कांस्टेंट जो है वो आपने आगे देखना है क्या होता है, और उसके बाद लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दिस और कंसंट्रेशन ऑफ रेड्यूस स्पीशीज। इसी तरह की एक एग्जांपल और है, उसको भी करते हैं। सेल्फ असेसमेंट है, कंसेप्ट असेसमेंट। कंसेप्ट असेसमेंट क्या दी हुई है उन्होंने, कंसेप्ट असेसमेंट आई हुई है स्टैंडर्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उन्होंने दिया हुआ है Fe3 प्लस इंटू Fe2 प्लस का कितना है 0.77 वोल्ट। व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये चीज आपने फाइंड करनी है। सिस्टम कंटेनिंग 1 मोल डीएम क्यूब ऑफ आयरन आइंस, यानी ये आपको कितने दिए हैं 1 मोल पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन दी हुई है इसकी, और 0.25 ये कितनी दी हुई है 0.2 मोल पर डीएम क्यूब। अब आप देखें, क्योंकि न्यूमेरिकल करना है आपने, ई सेल दे दिया उसने 0.77 वोल्ट, 0.59 फिक्स है। एन यहाँ पर कितना है 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने हैं 1 गेन हो रहा है ना, कम हो रहा है, तो 1 लिख देंगे। इसी तरह ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज, ये ऑक्सीडाइज वाली स्पीशीज है, ये कितनी है 1, और ये जो रिड्यूस वाली स्पीशीज है वो कितनी है 0.2 दी हुई है। हाँ जी 0.2 दी हुई है, तो बिल्कुल आराम से आप इसका सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ई नॉट पुट करें 0.77 माइनस 0.59 डिवाइडेड बाय 1 log of 1 divided by 0.2। तो इसको आप मजीद देखें, सिंपलीफाई कर सकते हैं। 0.77
माइनस 0.59 log ऑफ 1/0.2 कितना होता है? 1/0.2 आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है, तो 5 आपके पास आ गया। अब आपका काम क्या है, इसको सॉल्व करना है। log 5 की वैल्यू पुट करें, मल्टीप्लाई करें और देन इसमें से माइनस कर दें। ये बहुत ही इजी से क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तरफ। इसको बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पर दो मेन पॉइंट याद रखने हैं आपने। अच्छा, जो टॉप पे एलिमेंट है वो क्या होना चाहते हैं? वांट ऑक्सीडाइज। क्यों? नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल्स की वजह से, ड्यू टू नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल की वजह से। ठीक है, पोटेंशियल उनमें नहीं है रिड्यूस होने का, नेगेटिव में जा रहे हैं वो, तो फिर वो रिड्यूस तो नहीं होंगे ना, ऑक्सीडाइज होंगे। और जो नीचे होते हैं वो क्या होना चाहते हैं? रिड्यूस। वो रिड्यूस होना चाहेंगे। अब अगली जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने याद कुछ भी नहीं करना, जस्ट कंसेप्ट बना देने हैं और उसी से आपके आंसर आएंगे। आपको वैल्यूज भी गिवन होंगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये वाली, इसकी वैल्यूज भी गिवन होंगी। पहला वही काम है, कॉपर अगर हम रख रहे हैं जिंक में, जिंक को रख रहे हैं कॉपर सल्फेट में। अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया है। तो क्या होता है, जिंक देखें ऊपर है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल कितना है जिंक का? नेगेटिव में है 0.76। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल किस में है? 0.34 प्लस में है। अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा तो वो क्या होना चाहेगा? ऑक्सीडाइज। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में है, ज्यादा है, वो क्या होना चाहेगा? रिड्यूस। अब इस रिएक्शन में जिंक ने क्या किया? कॉपर को रिड्यूस किया या ऑक्सीडाइज किया? जिंक ने क्या किया? कॉपर को रिड्यूस कर दिया है, +2 से 0 चला गया है। ठीक है, जिंक खुद ऑक्सीडाइज हुआ है ना, जिंक यहाँ +2 है और यहाँ पर 0 है, तो ये रिएक्शन ठीक है। इसमें अब वो कहते हैं कि ये जिंक जब हम ऐड करते हैं, डिप करते हैं उसकी प्लेट को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो कॉपर सल्फेट का कलर फेड हो जाता है, यानी ब्लू कलर होता है इसका, वो फेड हो गया। जाहिर सी बात है, रिएक्शन हुआ है। तो क्या किया जिंक ने? कॉपर को रिड्यूस कर दिया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया और उसको रिड्यूस कर दिया। इसी तरह अगर आप रिवर्स काम करते हैं, कॉपर को रख लेते हैं जिंक सल्फेट में, तो ये जो है रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? कॉपर क्या है, इधर 0 है और किधर चला गया? +2, यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता, कॉपर तो ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता, कॉपर का प्लस में है रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में होने की वजह से ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो ये फिर रिएक्शन गलत करार दिया जाएगा। इसी तरह आपसे बहुत सारे ऐसी चीजें पूछी जाएंगी, यहाँ पर एलिमेंट्स का कंपैरिजन पूछा जाएगा, तो आपने क्या बात याद रखनी है? जो ऊपर हुआ वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, जो नीचे हुआ वो रिड्यूस होना चाहेगा। ठीक है, आपने इस तरतीब को या इस रिडक्शन पोटेंशियल की बात देख लें, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो रिड्यूस होना चाहेगा। तो इसी तरह हम और भी इसकी देखते हैं। मेटल्स हैं लाइक पोटाशियम, सोडियम जो हैं, इसकी अब बात करते हैं। ये इसमें यहां पर आ जाती है हाइड्रोजन। ठीक है, अब कुछ मेटल्स, लिथियम हो गया,
सोडियम हो गया, पोटाशियम, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं मैंने, ये क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। कैसे रिएक्टिव होते हैं? ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर देते हैं और क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे। इसी तरह ये HCl के साथ भी रिएक्ट कर देते हैं, क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस। और ये दोनों रिएक्शन क्या होते हैं, वायलेंट होंगे। टॉप पे हैं ये। अब हम सीरीज को देखने लगे हैं, मेटल्स की एक्टिव मेटल सीरीज इसको कहते हैं। तो सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, ये सबसे टॉप पे जो लिस्ट है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। कैसे रिएक्टिव होते हैं? वो रिएक्ट करते हैं वायलेंटली विद कोल्ड वाटर एंड HCl टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो उसके हाइड्रोजन से नीचे वाले, ये ऊपर वाले हाइड्रोजन से जितने हैं ना, ये हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आ जाती है मैग्नीशियम, मैंगानीज और आयरन। ये इंटरमीडिएट होते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे और देंगे तो हाइड्रोजन गैस ही, क्योंकि नीचे है हाइड्रोजन इससे, और HCl के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो जो मॉड्यूलेट इंटरमीडिएट होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, HCl के साथ भी, लेकिन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, बल्कि वाटर स्टीम की फॉर्म में होगी तो तब रिएक्ट करेंगे। इसी तरह उनसे नीचे आ जाते हैं मॉड्यूलेट, आ जाते हैं कोबाल्ट, निकल, स्टेनिक, लेड। तो ये क्या करते हैं, ये तो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते और क्या नाम है, HCl के साथ भी बहुत ज्यादा स्लो रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह उससे नीचे आ जाते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ऊपर, आप नीचे वाली बात है, अब नीचे वाली जो चीजें हैं ना वो हाइड्रोजन गैस नहीं देंगी। कैसे? अगर आप Cu प्लस HCl करते हैं तो ये रिएक्शन नहीं होगा। इस तरह सिल्वर भी है, इसी तरह मरकरी भी है। तो ये नोबल है, मॉड्यूलेटली नोबल है। ये HCl के साथ रिएक्ट नहीं करते, हाँ HNO3 यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो वो मोस्ट हो जाते हैं नोबल, जो तो एक्वा रीजा के अलावा किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, इनमें प्लाटिनियम है। और ये टेबल 2.2 आपकी बुक में बना हुआ है, ठीक है। इसी की बेस पर जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आपने आंसर देना होगा। इसमें भी आपने याद कुछ नहीं करना, कंसेप्ट बनाने हैं। जो टॉप पे मेटल हैं वो क्या कर सकते हैं, नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं। चलें अब उनके क्वेश्चन देखते हैं तो मजीद जो है वो डिस्कम कंसेप्ट असेसमेंट है मैग्नीशियम रिबन इन द सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। मैग्नीशियम हमने रख दिया सिल्वर नाइट्रेट, विल प्रिडिक्ट करें ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। मैग्नीशियम प्लस सिल्वर नाइट्रेट तो बनना है मैग्नीशियम नाइट्रेट और सिल्वर, ठीक है। और इसके बाद दूसरा उन्होंने पूछा क्या है कि ये जो आप डिफेंड भी करें अपना रिजल्ट को। तो मैग्नीशियम आप देखें सबसे टॉप पे है, मैग्नीशियम इधर है, ठीक है। और सिल्वर को आप देखें तो वो हाइड्रोजन से नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैग्नीशियम है वो बहुत ज्यादा, इससे जितना ज्यादा सेपरेशन होगा ना, ये देखें सेपरेशन आ रहा है बहुत ज्यादा, बीच में एलिमेंट लिखे भी नहीं है मैंने। जितना ज्यादा सेपरेशन होगा उतना रिएक्शन विगरस होगा, वायलेंट रिएक्शन होगा। तो ये आप इसको फिर कैसे डिफेंड करेंगे? तो वो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होना है कि नहीं होना। आपने कहना है यस, दिस रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल बी अकर बिकॉज मैग्नीशियम इज एक्टिव या more active as compared to
सिल्वर, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो है जो चीज ऊपर होगी वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकती है। अब दूसरा है कॉपर प्लेट डिप्ड इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि जो मैग्नीशियम है ये किधर है, टॉप पे है, और ये किधर है, उससे नीचे है, बॉटम पे है। तो रिएक्शन पॉसिबल है। दूसरा रिएक्शन कॉपर प्लेट डिप्ड इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, अब हम कॉपर और आयरन को जरा कंपेयर करते हैं। आयरन ऊपर है और कॉपर नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर जो है आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकेगा, नीचे वाली चीज ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। उसकी रीजन भी यही है, आप इधर भी जाके देख सकते हैं, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, माइनस में, और इसका प्लस में है। ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है, यहाँ पर क्या होगा, ये रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होना। अगर आप रिएक्शन कंप्लीट ही कर देते हैं तो क्या बनना है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, यहाँ +2 है तो यहाँ पर 0, रिड्यूस, रिड्यूस तो वो होना ही नहीं चाहता। तो इसलिए ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आयरन इज मोर एक्टिव, या फिर आप कह सकते हैं आयरन जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है और कॉपर का प्लस में है। लेड ऑक्साइड इज हीटेड विद पाउडर जिंक। लेड ऑक्साइड इज हीटेड विद पाउडर जिंक। अब हम देखते हैं पहले इसकी तरफ, ये लेड है और ये जिंक है। कहाँ पे है जिंक, ऊपर है कहीं, जिंक मेरा ख्याल में जिंक ऊपर है, इस जगह पे है, इंटरमीडिएट जो होते हैं। तो लेड जिंक जो है हमने रिएक्ट कराया इसके साथ, यानी अब जिंक ने क्या करना है, हटा देना है किसको, लेड को। तो रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि जिंक जिंक ऊपर है और लेड नीचे है। यहाँ देखें, जिंक इधर है और लेड नीचे है, यहाँ पे जिंक है, तो इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल है आपके पास, बिकॉज जिंक इज मोर एक्टिव एज कंपेयर टू लेड। और इसकी रीजन आप देखें, टॉप ऑफ द सीरीज पे ये पड़ा हुआ है। लास्ट है निकल वायर इज प्लेस्ड इन सिल्वर नाइट्रेट। निकल कहाँ पर पड़ा हुआ है जी, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में। तो निकल नाइट्रेट प्लस क्या हो जाएगा, सिल्वर। अब हम देखते हैं निकल कहाँ पे, निकल ऊपर है और सिल्वर नीचे है। तो निकल क्या कर सकता है, नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। क्यों, क्योंकि निकल ऊपर वाली चीज जो है ना, इलेक्ट्रोकेस के सीरीज में नीचे वाले को वहां से फारग कर सकती है, नीचे वाले को रिड्यूस कर सकती है। तो ये इसको रिड्यूस कर सकेगा क्योंकि ये टॉप ऑफ द सीरीज है, मोर एक्टिव है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। अब हम इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बेस पे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को समझते हैं। एक ही रिएक्शन से आप पूरी कंसेप्ट को समझ जाएंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होना चाहिए। मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो टॉप पे होते हैं दोनों सीरीज में, ये क्या होना चाहते हैं, ऑक्सीडाइज, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल इनका नेगेटिव में होता है, और जो नीचे हैं लोअर साइड पे, बॉटम की जगह लोअर लिख देता हूँ, ये रिड्यूस होना चाहते हैं क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, प्लस में कह दें ग्रेटर होगा। अब हम कोई रिएक्शन हो रहा है तो हम कैसे सीरीज से की हेल्प से उसको पता करा सकेंगे कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है।
चले हम मशहूर ज़माना रिएक्शन ले लेते हैं। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जिंक को देखते हैं, टॉप पे इधर भी है उधर भी है, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये क्या होना चाहेगा, ऑक्सीडाइज। और ये क्या होना चाहेगा, कॉपर का तो सबको पता चल ही गया है, हम बार बार जिक्र करते आ रहे हैं, इसी की एग्जांपल भी दे रहे हैं कि ये रिड्यूस होना चाहता है, तो फिर ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है तो फिर रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये रिड्यूस होना चाहता है तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिंपल। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेप्ट इस सीरीज की हेल्प से बहुत ही आराम से आपको मिल सकता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव कम होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होगा ना, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आप कोई सी भी यहाँ से चीजें उठाएं, उन्होंने एक रिएक्शन और भी दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। MnO4 माइनस प्लस 8 हाइड्रोजन आइन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, तो मैंगानीज बन गया जी +2 में और वाटर। इसी तरह आयरन आइन है तो प्लस ये चले गए हैं Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखें मैंगानीज यहाँ पर कितनी होती है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगी ना। देखिए मैं मान लेता हूँ x - 8 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू 7 से कहाँ जा रहा है, ये +2 में, यानी रिड्यूस हो गया। आयरन क्या आ गया, ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये रिड्यूस हुआ और ये ऑक्सीडाइज हुआ, हम उसकी तरफ चले जाते हैं। मैंगानीज कहाँ है, यहाँ पे है। कितना है इसका रिडक्शन पोटेंशियल, नेगेटिव। और आयरन को देखें कितना है, -0.44, -0.44। अब आप देखें यहाँ पर जो चीज टॉप पे है वो क्या होना चाहती है, ऑक्सीडाइज होना चाहती है, ठीक है। और जो चीज नीचे है वो क्या होना चाहती है, रिड्यूस होना चाहती है। तो मैंगानीज का रिडक्शन पोटेंशियल किससे ज्यादा है जी, आयरन 2 प्लस से, आयरन 2 प्लस से, नेगेटिव पोटेंशियल से। तो मैंगानीज डाइऑक्साइड क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आयरन जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कितना आ रहा है, -0.44। तो फिर वो क्या होना चाहेगा जी, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो स्टूडेंट्स आपको रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पर, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा जी, ऊपर वाले का ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है। तो ये था टोटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आपको फायदे, ठीक है ना। टॉप पे जो होंगे या जिनका रिडक्शन पोटेंशियल होगा ग्रेटर, तो पूरी आपने सीरीज से अपने दिमाग में क्या बात बैठानी है, दी एलिमेंट्स whose reduction potential is higher act as strong oxidizing agent, and the elements with low reduction potential have strong reducing agent.
तो ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पे आधी केमिस्ट्री जो है वो आपको समझ आ जाती है। तो इसलिए आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल को नहीं देखना। रिडक्शन पोटेंशियल से आपको बहुत सारी फायदे मिलते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल से आप पता कर सकते हैं कौन सी चीज मैंने किसी सेल में एनोड यूज करनी है, कौन सी चीज कैथोड यूज करनी है। इसी तरह कौन सा एलिमेंट ज्यादा एक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम एक्टिव है, कौन सा एलिमेंट आराम से ऑक्सीडाइज हो सकता है, कौन सा एलिमेंट आराम से रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो ज्यादातर इस चैप्टर में गेम है रिडक्शन पोटेंशियल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा टॉपिक है नेक्स्ट। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। हमने 10th क्लास में पढ़ा है, 9th में पढ़े हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो दो तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। दूसरे होते हैं डेनी गैल्वानिक सेल, वो हम पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हम देखते हैं क्योंकि आगे सारा काम ही इन्हीं का चलेगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये मान ले हम एनोड है, इसको मान लेते हैं कैथोड है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हम जहां पर फिक्स नहीं करना, हम कोई सब ले लेते हैं। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या है, एक मेटल की प्लेट होती है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच होती है और एक मेटल की प्लेट जो कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच है। हमने क्या करना है होता है, हम करंट देते हैं इसको, तो फिर उससे हमें प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। जैसे ही हम करंट देंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव आयन जो है वो मूव करते हैं। लेट्स से पॉजिटिव आयन एम आयन है, ये मूव करेंगे नेगेटिव प्लेट की तरफ, कैथोड की तरफ, और नेगेटिव आयन आएंगे एनोड की तरफ। तो इधर आकर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, इससे हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम जब करंट पास करते हैं तो इस प्रोसेस का नाम होता है, करंट पास करने का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव प्लेट होती है जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होती है। कैथोड पे रिडक्शन होती है, ठीक है। रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर। और एनोड पर क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि रिडक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें इसका क्लास में इसका इतना ज्यादा जिक्र नहीं है, आपने भी इस पे इतना ध्यान नहीं देना, ये पेपरों में आने वाला नहीं है। जस्ट आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इंट्रोडक्शन दिया गया है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं, कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। और इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, दो प्लेट्स होती हैं मेटल्स की जिनको हम बैटरी से जोड़ देते हैं। वो प्लेट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है वो हम मान लेते हैं एनोड है, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है वो है कैथोड। जब हम करंट पास करेंगे तो जो प्रोडक्ट हैं, जो पॉजिटिव आयन है, वो एनोड की कैथोड की तरफ मूव करेंगे, यानी कि नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, और जो एन आयन है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ यानी कि एनोड की तरफ जाते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होकर हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। अब प्रोडक्ट जो मिलते हैं वो हमारे पास उन वो किस तरह डिपेंड करते हैं, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इधर का, ठीक है। तो हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग
द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये पढ़ना है। इसको लिखा रहने देते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जो इलेक्ट्रोलिसिस में आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहली चीज आ जाती है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, स्टेट अब दो टाइप्स की होती हैं। एक आएगी आपके पास मोल्टन स्टेट यानी के फ्यूज्ड, और एक आएगी आपके पास एक्वस स्टेट। मोल्टन स्टेट में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होंगे वही प्रोडक्ट होंगे आपके पास, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, कैटाइन एंड एनाइन, ये दोनों प्रोडक्ट होंगे डायरेक्टली। जैसे मैं फ्यूज सोडियम क्लोराइड को ले लेता हूँ, सोडियम क्लोराइड है, इसको फ्यूज करता हूँ, मेल्ट करता हूँ, तो सोडियम आयन मिलेंगे और क्लोराइड आयन मिलेंगे। करंट पास करने से क्या होगा, ये सोडियम आयन किधर जाएंगे, कैथोड पर, और ये मुझे क्या दे देंगे, सोडियम आयन प्लस एक इलेक्ट्रॉन और सोडियम मिल जाएगा। एनोड पर क्या होगा, क्लोरीन गैस जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस बन जाएगी। यानी इसमें इसी के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हमारा प्रोडक्ट होंगे। किस फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में। लेकिन एक्वस स्टेज में काम डिफरेंट हो जाता है। अब एक्वस की फिर आगे टाइप्स आ जाती हैं, एक आ जाएगी कंसंट्रेटेड और एक आ जाती है डाइल्यूट। हम पहले देखते हैं डाइल्यूट को। डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल आपकी बुक में है तो मैं उसी को लिखता हूँ। अब डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड में क्या क्या चीज होती है। डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड में पानी भी होगा और सोडियम क्लोराइड भी होगा, लेकिन पानी ज्यादा होगा और जो सोडियम क्लोराइड है वो कम मिकदार में होगा, ठीक है। अब इसमें कितने आयन्स होते हैं, आयन्स की बात करें तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है। वाटर की बात करें तो इसमें कौन से आयन है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन है, ठीक है। अब दो कैटेगरीज होती हैं, यहाँ दो सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन है। इन्होंने किधर जाना है, कैथोड की तरफ। किधर जाएंगे, कैथोड पे। इधर से कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा ये डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताएगी आपको। कौन बताएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सोडियम आयन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पर रिडक्शन होती है ना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो यहाँ पर रिड्यूस होगा। अब सोडियम आयन जो है उनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो लेस देन होता है क्लोरीन हाइड्रोजन से, इसलिए सोडियम आयन तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, रिड्यूस तो नहीं होना चाहते वो, क्योंकि इनका नेगेटिव में होता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, सोडियम आयन उधर ही रह जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। ये डाइल्यूट की बात हो रही है। और नेगेटिव आयन की बात करें तो नेगेटिव आयन के लिए क्या देखा जाता है, कंसंट्रेशन देखी जाती है। नेगेटिव आयंस के लिए क्या देखेंगे आप, कंसंट्रेशन। तो जो डाइल्यूट के लिए एंड प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास, हाइड्रोजन गैस। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। लेकिन नेगेटिव आयन की बात करें तो जिनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वही ऑक्सीडाइज होंगे। ग्रेटर कंसंट्रेशन विल फेवर, इसको हम एक ही सेंटेंस में ऐसे कवर कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन। अब डाइल्यूट हो रहा है ना, डाइल्यूट में पानी क्या होता है ज्यादा, तो पानी फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो जाएगा।
ठीक है ना। इन दो आयन में क्लोरीन नहीं हो सकेगी, क्लोरीन की कंसेंट्रेशन कम है और हाइड्रो वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। वैसे हाइड्रोक्साइड आयन का लिखा होता है, लेकिन आपकी बुक में इधर वाटर का जिक्र है तो वाटर की बात ही करेंगे हम। तो फिर क्लोराइड आयन नहीं होंगे, बल्कि पूरा वाटर जो है उसका लिखा हुआ है। वरना होता क्या है, ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो ऑक्सीडाइज होते हैं, तो फिर वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, क्लोराइड आयन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी कंसेंट्रेशन कम है। तो नेगेटिव आयन के लिए कंसेंट्रेशन देखी जाती है और पॉजिटिव आयन के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखा जाएगा। ये दो बातें आपने जहन में रखनी है। अब डाइल्यूट के लिए वाटर का जो ऑक्सीडेशन है वो आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, यहाँ पर तो देखें आप, सोडियम आयन कैथोड पे क्या हुआ जी, सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन आए, लेकिन चूंकि सोडियम आयन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप पे है तो वो ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं होगा बल्कि वाटर हो जाएगा। आपकी बुक में भी यही है तो हम इसी को फॉलो करते हैं, आपने भी इसी को देखना है। तो एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका होगा जी, वाटर का लिखा हुआ है उन्होंने आपकी बुक में, तो हम भी उसी को लिखते हैं। 2H2O प्लस 2E। ये थोड़ा जाहिर है, अगर हाइड्रोजन का होता तो आपके लिए आसान था, दो हाइड्रोजन आयन लिख लेते। जैसे ये लिख लेते, दो हाइड्रोजन आयन दो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाते हैं, हाइड्रोजन गैस बन जाते हैं। ये आसान जहन में रख लें। जहाँ दो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो क्या बनेगा, H2 बनेगी और साथ में 2OH नेगेटिव। मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ किसको, पॉजिटिव आयन को डाइल्यूट में। अब एनोड पर क्या होगा, नेगेटिव आयन जाएंगे, क्लोराइड आयन नहीं जा सकते। वजह क्या है, क्योंकि क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन कम है। नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन देखते हैं तो जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो वहां पे जाकर क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। और इस केस में हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। ठीक है, एनोड पर क्या मिलती है, ऑक्सीजन। वरना आप सिंपली याद रख सकते हैं, देखें 4 OH हैं, क्या बनेगा, दो वाटर के मॉलिक्यूल और दो ऑक्सीजन बनेगी। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमें 4 लेने पड़ेंगे। उसकी वजह क्या होती है, ये वजह होती है, एक ऑक्साइड आयन कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। लेकिन चूंकि अकेला तो रह नहीं सकता, इसलिए 2 ऑक्साइड आयन होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। इस रिएक्शन को आपने जहन में ऐसे रख लेना है, ठीक है ना। 2OH प्लस 4OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ लिखे हैं, तो उसकी वजह यही है। तो वैसे लिखा देखा जाए तो ऑक्सीजन गैस बनती है। अब हम चलते हैं कंसंट्रेटेड। उम्मीद है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है आपकी बुक में, वरना अगर आप रूल्स के मुताबिक चलें तो कंसंट्रेशन जिसकी ज्यादा है, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन है, वो होगा ऑक्सीडाइज। क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन कम है, वो नहीं हो सकता। तो हाइड्रोक्साइड आयन के लिए क्या करेंगे, 4 वाटर 4 ऑक्सीजन। अब 4 इलेक्ट्रॉन आपके जहन में कैसे बैठेगा, वो आपने ऑक्सीजन की हिंट ले लेनी है। एक ऑक्साइड आयन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लूज करता है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो O बनता है। लेकिन जो 4 होंगे वो 4 लूज करेंगे। अब हम चलेंगे, ये रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इस तरफ लिखे जाएंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन है। यहाँ पर भी फिर इसको बैलेंस कर दें आप, 4 इसको कर देते हैं और इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। यहाँ पर 2 वाटर और 4 हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं कंसंट्रेटेड ब्राइन की तरफ। ब्राइन, ब्राइन में सोडियम क्लोराइड जो है वो ज्यादा होता है और वाटर कम होता है। मेरा ख्याल है मैंने पिछले में वाटर वो लिख लिया था ना, कम लिख लिया था। यहाँ पर देखें सोडियम क्लोराइड ज्यादा होगा, पानी
कम होगा। अब हम आयन्स लिखते हैं, कौन से आयन है। आपकी बुक में ज़रा उन्होंने हम हर टॉपिक को कंफ्यूज कर दिया है। तो दो एक सोडियम आयन और क्लोराइड आयन इससे निकलेंगे, और वाटर के मैं लिख देता हूँ, ऐसे उन्होंने नहीं लिखे हुए। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन निकलेंगे। अब होगा क्या, पॉजिटिव आयन तो वही काम करेंगे जो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा है। सोडियम आयन जो है वो रिड्यूस नहीं हो सकते, तो हाइड्रोजन जो है वो आयन रिड्यूस होंगे। पॉजिटिव आयन के लिए कोई चेंजिंग नहीं है, डाइल्यूट हो या फिर कंसंट्रेटेड हो। चेंजिंग आती है नेगेटिव आयंस के लिए। अब यहाँ पर क्लोराइड आयन की क्या हो रही है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, ब्राइन है ना, सोडियम ज्यादा है और वो काम है। तो क्लोराइड आयन क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज एट एनोड। क्लोराइड आयन में लिख लेता हूं 2, और क्लोरीन गैस बन जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने फिर कैथोड पे दोनों जाते हैं, सोडियम और हाइड्रोजन आयन, लेकिन उन्होंने वाटर का जिक्र किया, पूरा वाटर ही उन्होंने क्या कराया हुआ है, रिड्यूस कराया हुआ है। तो फिर हम उसी के मुताबिक चलते हैं। एट, लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा, हाइड्रोजन गैस ही होगी वहां पर। एट कैथोड क्या होगा जी, वाटर मॉलिक्यूल ले जाते हैं हम, ऐसे क्या जाना है, हाइड्रोजन में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्साइड आयन। ये उन्होंने आपकी बुक में मेंशन किया है, लेकिन आप अगर जहन में रखना चाहते हैं हाइड्रोजन आयन को, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो पॉजिटिव आयन के लिए क्या देखेंगे आप, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नेगेटिव आयन के लिए क्या देखेंगे, कंसंट्रेशन। पॉजिटिव आयन में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही होगा रिड्यूस, और नेगेटिव आयन में जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो डाइल्यूट आपसे प्रोडक्ट में चेंजिंग आ सकती है। प्रोडक्ट आप देखें इसमें से आपसे वो कह सकते हैं चेंजिंग क्या क्या आएंगी, प्रोडक्ट क्या होंगे। डाइल्यूट के केसेस में क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं, कंसंट्रेटेड के। अब देखें यह मैंने कंसंट्रेटेड लिख दिया है, इसमें क्लोरीन गैस जो है वो क्या है, प्रोडक्ट है। एनोड पे, कैथोड पे तो दोनों में सेम है, चाहे डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। डाइल्यूट के केस में यहाँ पर ऑक्सीजन गैस होगी, क्या होगी, ऑक्सीजन गैस। सिर्फ चेंजिंग आएगी नेगेटिव आयंस में, बाकी पॉजिटिव आयन दोनों केसेस में प्रोडक्ट सेम होंगे, हाइड्रोजन गैस होगी, और चाहे डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। लेकिन जो नेगेटिव आयन आएंगे उनके लिए आपकी प्रोडक्ट चेंज हो जाएगी। कंसंट्रेटेड के केस में क्लोरीन गैस मिलती है, और जो डाइल्यूट होते हैं उस केस में ऑक्सीजन गैस मिलेगी आपको। आगे आपके पास नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और तकरीबन थोड़ा सा बच्चों के लिए इसके न्यूमेरिकल्स करने मुश्किल होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक सिंपल वे में इसको सॉल्व करने का मेथड बता दूं। पहले हम फेराडे लॉ को अच्छी तरह से जान लेते हैं कि फेराडे लॉ क्या है। फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख सकता, टाइम की कमी